हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया इतिहास विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड के इतिहास विषय में पेपर प्रथम आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको 1857 के विप्लव के कारण बताती हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस महान विद्रोह की भूमिका में भारत तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक अवस्थाएं प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही हैं। पहला मैं आपको बताती हूँ कि राजनीतिक कारण किस हद तक उत्तरदायी था इस विप्लव को संपन्न होने में। पहला है, लॉर्ड डलहौजी ने जिस गति से एक के बाद एक दूसरे देशी राज्यों की अंग्रेजी राज्य में मिलाया, उससे देशी राज्यों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। यहाँ तक कि साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित लॉर्ड डलहौजी ने उन राज्यों को हड़पने में भी तनिक संकोच नहीं हुआ जिसके समर्थक वे खुद थे तथा जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता विरोधी कोई कार्य भी नहीं किया था। जैसे पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में किया था। पंजाब का विलय। दूसरा, सिंध का विलय 1843 में सिंध के कंपनी राज्य में मिला लिया गया। तीसरा है अवध का विलय। फरवरी 1856 में अवध में कुशासन के बहाने से अंग्रेजी राज्य में उसे मिला लिया गया। फिर दूसरा पॉइंट है कि गोद लेने की प्रथा समाप्त करके 8 रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पहला है, डलहौजी ने शासकों से दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार छीन लिया तथा निम्न देशी रियासतों को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। जैसे सतारा 1848 में सतारा के राजा अप्पा साहिब थे। वह निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनको गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरा है संबलपुर। यहाँ के राजा नारायण सिंह थे। उनके भी कोई पुत्र नहीं था। वह भी गोद लेने के इच्छुक थे, परंतु उन्हें ये इसकी परमिशन नहीं दी गई। तीसरा, झांसी। झांसी में इस राज्य की स्थापना 1818 में हुई थी। 1853 में जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उन्होंने दत्तक पुत्र आनंद राव को लिया, परंतु उसकी मान्यता लॉर्ड डलहौजी ने नहीं दी। फिर है नागपुर। 1818 में राघोजी भोंसले तृतीय भी नागपुर के राजा थे, परंतु उनकी भी मृत्यु निसंतानी हो गई थी। उन्हें भी गोद लेने से वंचित कर दिया गया। इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। फिर है मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार, जो कि अत्यंत निंदनीय है। लॉर्ड कैनिंग ने यह धमकी दी थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत लाल किला उनसे खाली करवा लिया जाएगा और उसकी वंशजों को कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। कैनिंग की इस घोषणा से जिन्नत महल बड़ी क्रुद्ध हो गई। उन लोगों की शाही परिवार के प्रति निम्न निष्ठा व श्रद्धा व्यक्त की गई थी, परंतु उन्हें इसका कोई नहीं मिला। इसी कारण से 1857 में विद्रोहियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता चुन लिया गया। दूसरा है प्रशासनिक कारण। पहला है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था, जो कि अत्यंत भेदभावपूर्ण थी। दूसरा, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्तियां होती थी, जो कि पूरी की पूरी भेदभावपूर्ण थी। यद्यपि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट में यह आश्वासन दिया गया कि भारतीयों के रंग, धर्म, जन्म व अन्य किसी भी प्रकार के कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती का कोई भेदभाव ना करके अंग्रेजों के समान ही उन्हें भर्ती दी जाएगी, परंतु इनका भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। फिर है अंग्रेजों में सर्वोच्चता की भावना। प्रशासन में व्यक्तिगत संपर्क का पूर्ण अभाव था। शासक व शासित के बीच बढ़ती हुई गहराइयां थी। तीसरा है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की औद्योगिक नीति 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में कुटीर उद्योगों का विनाश प्रारंभ हो गया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में ये आर्थिक शोषण स्पष्ट होने लगा था और ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी का परिणाम थी, या धन का निष्कासन। फिर है कृषि व उद्योगों का संतुलन बिगड़ना। भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आगमन में पूर्ण तक संतुलन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में कृषि पर अनावश्यक बोझ पड़ा। फिर है अंग्रेजों की राजस्व प्रणाली। लॉर्ड कॉर्नवालिस की नई व्यवस्था भी महाविद्रोह का जन आंदोलन बनाने में सहायक सिद्ध हुई। नई व्यवस्था में से सरकार की उत्पीड़न निधि की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। बार बार अकालों से अपनी स्थिति और भी दयनीय बना दी। अत्यधिक भूमि कर था। इस तरह से फिर है भूमि व्यवस्था। भूमि को जितना निजी संपत्ति बना देना, हस्तांतरण करने की व्यवस्था भी स्थापित की गई, जिससे किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इसके बाद उनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया।
जो कि इस स्थिति को और भी दयनीय शोचनीय बना दिया गया। फिर है अकाल में किसानों की आर्थिक सहायता न करना। फिर है सामाजिक कारण, रंग भेद, भेदभाव, उनका भारतीयों के प्रति व्यवहार बहुत अपमानजनक था, व श्रेष्ठता का सिद्धांत। फिर सामाजिक कानून, यद्यपि कुप्रथाओं पर रोक भारतीयों के हित में ही थी, परंतु उन्होंने इसे धर्म विरोधी समझा। परंपरागत सामाजिक नियमों में इसे हस्तक्षेप भी समझा भारतीयों ने। फिर है धार्मिक कारण, उनके द्वारा ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार, आर्थिक जोर शोर से कारण भारतीयों को धर्म विरोधी लगे। फिर है कंपनी द्वारा भारतीयों को प्रलोभन देना, व उनके स्कूल खोलना, ईसाइयों पादरियों में स्त्री शिक्षा को भी आरंभ किया। फिर डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त करके भी भारतीयों को स्पष्ट किया। इसके बाद अगला पॉइंट मैं बताती हूँ कि सैनिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी था। पहला है भारतीय सैनिकों के साथ असमानता, वेतन में असमानता की, भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों का अनादरपूर्ण व्यवहार करना, बंगालों की सेना में भी अवध के सैनिकों का होना, अंग्रेजी व भारतीय सैनिकों की संख्या में विषमता व क्रीमिया का युद्ध भी हुआ, भारतीय सैनिकों का भत्ता समाप्त करना, भारतीय सैनिकों का ईसाई बनाए जाने की आशंका, युद्ध में भारतीय सैनिकों को आगे रखना, सैनिकों को उचित अनुपात में तैनात करना, अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय, सैनिक अधिकारियों का प्रशासनिक विभागों में हस्तांतरण करना, 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती करना अधिनियम, ये भारतीय सैनिकों को बार बार अनिवार्य कर दिया था। इस तरह से ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये उत्तरदायी थे। अगला वीडियो में मैं अगले बताऊंगी मैं आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।